किस जानवर की आंत सबसे लंबी होती है? सही उत्तर 4 खरगोश। क्यों? खाने का प्रकार, खरगोश शाकाहारी जानवर है, यानी ये पौधे खाते हैं। पौधों में सेलुलोज नाम का एक तंतु होता है जिसे पचाना मुश्किल होता है। पाचन प्रक्रिया, सेलुलोज को पचाने के लिए खरगोशों को लंबी आंत की जरूरत होती है। उनकी आंत में ऐसे विशेष बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को तोड़कर उसे ऊर्जा में बदल देते हैं। अन्य जानवर, कुत्ते, लोमड़ी और बाघ मांसाहारी या सर्वाहारी होते हैं। उन्हें पौधों की तुलना में मांस को पचाने में कम समय लगता है, इसलिए उनकी आंतें खरगोशों की तुलना में छोटी होती हैं। चित्र, खरगोश की आंत का चित्र। नोट्स: शाकाहारी, ऐसे जानवर जो केवल पौधे खाते हैं। मांसाहारी, ऐसे जानवर जो केवल मांस खाते हैं। सर्वाहारी, ऐसे जानवर जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं। सेलुलोज, पौधों की कोशिकाओं की दीवारों में पाया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट। निष्कर्ष: खरगोशों की आंत सबसे लंबी होती है क्योंकि वे शाकाहारी होते हैं और पौधों में मौजूद सेलुलोज को पचाने के लिए उन्हें लंबी आंत की जरूरत होती है। अतिरिक्त जानकारी: कुछ अन्य शाकाहारी जानवरों जैसे गाय, घोड़े और ऊंटों की भी लंबी आंतें होती हैं। मांसाहारी जानवरों की आंतें छोटी और सीधी होती हैं क्योंकि उन्हें मांस को पचाने में कम समय लगता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? आप अन्य जानवरों की आंतों के बारे में जानना चाहते हैं? आप सेलुलोज के बारे में और जानना चाहते हैं? आप पाचन प्रक्रिया के बारे में और जानना चाहते हैं? बस मुझे बताएं और मैं आपकी मदद करूंगा। ध्यान दें, मैंने यहाँ एक चित्र जोड़ने के लिए कहा है, लेकिन चूंकि मैं एक टेक्स्ट आधारित मॉडल हूं, इसलिए मैं वास्तव में कोई चित्र नहीं बना सकता। आप किसी इंटरनेट सर्च। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? उत्तर 3, 1 और 2। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक और गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहते हैं। प्रथम आवर्त, आवर्त 1, इसमें केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन H और हीलियम Ha। द्वितीय आवर्त, आवर्त 2, इसमें 8 तत्व हैं, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F और नियॉन Ne। अन्य आवर्तों में तत्वों की संख्या: तीसरा और चौथा आवर्त में भी 8-8 तत्व हैं। पांचवां और छठा आवर्त में 18-18 तत्व हैं। सातवां आवर्त में 32 तत्व हैं। चित्र, आधुनिक आवर्त सारणी का चित्र। नोट्स: आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक आवर्त में नए कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का भरना शुरू होता है। एक ही समूह के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। निष्कर्ष: आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम और द्वितीय आवर्त में क्रमशः 2 और 8 तत्व मौजूद हैं, इसलिए सही उत्तर विकल्प 3, 1 और 2 है। अतिरिक्त जानकारी: आवर्त सारणी का उपयोग तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक गुणधर्म। आवर्त सारणी रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। क्या आप कुछ और जानना? प्रश्न: ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर अंडरस्कोर लॉ उत्पन्न होती है। उत्तर 3, नीली। व्याख्या: जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है तो जलन की प्रक्रिया पूरी तरह से होती है। इस पूरी जलन के दौरान सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और लौ का रंग नीला होता है। क्यों नीली लौ? ऊर्जा स्तर: जब कोई पदार्थ जलता है तो उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने मूल स्तर पर आते हैं तो वे अतिरिक्त ऊर्जा को प्रकाश के रूप में छोड़ते हैं। नीली लौ का मतलब है कि बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ी जा रही है। अपूर्ण दहन: अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है तो दहन अपूर्ण होता है और लौ का रंग लाल या नारंगी होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अपूर्ण दहन में कम ऊर्जा निकलती है। चित्र, नीली लौ का चित्र। नोट्स: नीली लौ का मतलब है कि दहन पूरी तरह से हो रहा है और अधिकतम ऊर्जा निकल रही है। लौ का रंग जलने वाले पदार्थ और ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है। नीली लौ का उपयोग कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी: गैस स्टोव में नीली लौ का होना ये दर्शाता है कि गैस का दहन पूरी तरह से हो रहा है और अधिकतम ऊर्जा मिल रही है। वेल्डिंग में भी नीली लौ का उपयोग किया जाता है क्योंकि इससे मजबूत और साफ वेल्ड मिलता है। निष्कर्ष: जब ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है तो दहन पूरी तरह से होता है और लौ का रंग नीला होता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। क्या आप कुछ और जान? संवेग की इकाई। उत्तर 3, kgms। संवेग किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। इसे P से दर्शाया जाता है। सूत्र: P = m × v, जहां P = संवेग, m = द्रव्यमान किग्रा में, v = वेग मीटर प्रति सेकंड में। इकाई: द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम, वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड।
अतः संवेग की इकाई होगी किलोग्राम गुणा मीटर सेकेंड इक्वल्स kg/s। चित्र संवेग का सूत्र और इकाई दर्शाने वाला चित्र। नोट्स: संवेग एक सदिश राशि है जिसका मतलब है कि इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड किलोग्राम है। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करने पर उस निकाय का कुल संवेग सदैव नियत रहता है। अतिरिक्त जानकारी: संवेग का उपयोग भौतिकी के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि न्यूटन के गति के नियमों में, टक्कर के सिद्धांत में और रॉकेट प्रौद्योगिकी में। संवेग का कॉन्सेप्ट समझने से आप गति, बल और ऊर्जा के बारे में बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? आप संवेग के बारे में और जानना चाहते हैं? हाइड्रा किस विधि से प्रजनन करता है? उत्तर: 3. मुकुलन द्वारा। व्याख्या: हाइड्रा एक सरल बहुकोशिकीय जलीय जीव है जो मुकुलन विधि से प्रजनन करता है। मुकुलन में हाइड्रा के शरीर पर एक उभार या कली बनती है। यह कली धीरे धीरे बढ़ती है और अंत में एक नए हाइड्रा में विकसित हो जाती है। जब यह नया हाइड्रा पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो वो मूल हाइड्रा से अलग हो जाता है और एक नया जीव बन जाता है। अन्य विकल्पों की व्याख्या: विखंडन: ये प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों में होती है जिसमें एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। बहुविखंडन: ये भी एक कोशिकीय जीवों में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। द्विविभाजन: ये भी एक कोशिकीय जीवों में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है। चित्र: हाइड्रा में मुकुलन प्रक्रिया का चित्र। नोट्स: मुकुलन एक अलैंगिक प्रजनन विधि है। मुकुलन द्वारा उत्पन्न सभी संततियां आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के समान होती हैं। मुकुलन कई अन्य जीवों में भी होता है, जैसे कि यीस्ट और स्पंज। अतिरिक्त जानकारी: हाइड्रा एक अजैविक जीव है और इसे अक्सर जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। हाइड्रा में पुनर्जनन की अद्भुत क्षमता होती है। यदि हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए हाइड्रा में विकसित हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। प्रश्न: CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? उत्तर: 427.3%। व्याख्या: आइए हम इस प्रश्न को हल करने के लिए एक कदम दर कदम दृष्टिकोण अपनाते हैं। 1. अणु द्रव्यमान का निर्धारण। कार्बन C का परमाणु द्रव्यमान इक्वल्स 12 ग्राम मोल ऑक्सीजन। O का परमाणु द्रव्यमान इक्वल 16 ग्राम मोल। अणु में एक कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इसलिए CO2 का अणु द्रव्यमान इक्वल्स 12 जोड़ 16 गुणा 2 इक्वल्स 44 ग्राम मोल। 2. कार्बन का द्रव्यमान CO2 में कार्बन का द्रव्यमान इक्वल्स 12 ग्राम स्लैश मोल। 3. कार्बन की प्रतिशत मात्रा। कार्बन की प्रतिशत मात्रा इक्वल्स कार्बन का द्रव्यमान बटे CO2 का अणु द्रव्यमान गुणा 100। कार्बन की प्रतिशत मात्रा इक्वल्स 12/44 गुणा 100 27.3%। अतः CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 27.3% है। चित्र: CO2 अणु का संरचनात्मक सूत्र। नोट्स: प्रतिशत संघटन किसी यौगिक में किसी विशेष तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत होता है। यह रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका उपयोग विभिन्न गणनाओं में किया जाता है। CO2 एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में योगदान करती है। अतिरिक्त जानकारी: प्रतिशत संघटन की गणना किसी भी यौगिक के लिए की जा सकती है। प्रतिशत संघटन का उपयोग यौगिकों की पहचान और शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर: शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। व्याख्या: जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है तो वो ठोस अवस्था में बदल जाती है। इस ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसे शुष्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य बर्फ की तरह पिघलकर पानी नहीं बनती है, बल्कि सीधे गैस में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। शुष्क बर्फ के गुण: ठंडा तापमान। शुष्क बर्फ का तापमान लगभग -78.5 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इसे एक बहुत ही प्रभावी शीतलक बनाता है। गंधहीन और रंगहीन। शुष्क बर्फ गंधहीन और रंगहीन होती है। उच्च दाब। जब शुष्क बर्फ पिघलती है तो ये काफी मात्रा में गैस उत्पन्न करती है, जिससे उच्च दाब पैदा होता है। अम्लीय नहीं। शुष्क बर्फ पानी में घुलने पर अम्लीय घोल नहीं बनाती है। शुष्क बर्फ के उपयोग: खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने। शुष्क बर्फ का उपयोग आइसक्रीम, मछली और अन्य खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ठंडा रखने के लिए किया जाता है। ठंडा करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोगों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में ठंडा करने के लिए शुष्क बर्फ का उपयोग किया जाता है। धुआं बनाने के लिए। थिएटर और विशेष प्रभावों में धुआं बनाने के लिए शुष्क बर्फ का उपयोग किया जाता है। कीटों को मारने के लिए शुष्क बर्फ का उपयोग किया जाता है। चित्र: शुष्क बर्फ का चित्र। नोट्स:
शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दबाकर बनाया जाता है। शुष्क बर्फ को संभालते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ठंडी होती है और त्वचा को जला सकती है। अतिरिक्त जानकारी: शुष्क बर्फ का उपयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए भी किया जाता है। शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड स्नो भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। सूत्री विभाजन मिटोसिस के चरण का नाम। प्रश्न: सूत्री विभाजन मिटोसिस के चरण का नाम बताओ जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। उत्तर: 3. मेटाफेज। मेटाफेज क्या है? सूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कई चरण होते हैं जिनमें से एक चरण मेटाफेज है। मेटाफेज में कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र एक रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस रेखा को मध्य रेखा कहते हैं। यह कोशिका विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यहीं पर गुणसूत्रों का समान वितरण सुनिश्चित होता है। सूत्री विभाजन के अन्य चरण प्रोफेज, इस चरण में गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं और केंद्रक झिल्ली टूट जाती है। मेटाफेज, इस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज, इस चरण में गुणसूत्रों के सिरे अलग हो जाते हैं और कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर खींचे जाते हैं। टेलोफेज, इस चरण में दो नए केंद्रक बनते हैं और कोशिका विभाजन पूरा होता है। चित्र: सूत्री विभाजन के विभिन्न चरणों का चित्र। नोट्स: मेटाफेज शब्द ग्रीक शब्दों मेटा अर्थ मध्य और फेज अर्थ अवस्था से मिलकर बना है। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्रों का आकार सबसे अधिक संघनित होता है। मेटाफेज के बाद एनाफेज होता है जिसमें गुणसूत्रों का विभाजन होता है। अतिरिक्त जानकारी: सूत्री विभाजन सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है और ये कोशिका वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। क्या आप सूत्री विभाजन के बारे में? प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? उत्तर: 4. विद्युत सेल। विस्तृत व्याख्या: विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अन्य विकल्पों की व्याख्या: विद्युत हीटर, विद्युत पंखा और हेयर ड्रायर, ये सभी उपकरण विद्युत ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे कि तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, न कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चित्र: विद्युत सेल का चित्र। नोट्स: विद्युत सेल का सबसे आम उदाहरण बैटरी है। विद्युत सेल में एक धनात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड एनोड होता है। इन इलेक्ट्रोडों के बीच एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो आयनों का संचालन करता है और रासायनिक अभिक्रिया को संभव बनाता है। जब एक बाहरी परिपथ इन इलेक्ट्रोडों को जोड़ता है तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर बहते हैं जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अतिरिक्त जानकारी: विद्युत सेल का उपयोग विभिन्न उपकरणों में किया जाता है जैसे कि टॉर्च, घड़ियां, रिमोट कंट्रोल और मोबाइल फोन। विद्युत सेल को प्राथमिक और द्वितीयक में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक सेल का उपयोग एक बार किया जा सकता है जबकि द्वितीयक सेल को रिचार्ज किया जा सकता है। निष्कर्ष: विद्युत सेल एकमात्र ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या आप विद्युत सेल या अन्य ऊर्जा रूपांतरण के बारे में और जानना चाहते हैं? आप विद्युत सेल के विभिन्न प्रकारों के बारे में जान। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? उत्तर: 1. शक्ति। विस्तृत व्याख्या: शक्ति किसी कार्य को करने की दर को मापती है। दूसरे शब्दों में ये बताती है कि कोई काम कितनी तेजी से किया जा रहा है। सूत्र: शक्ति इक्वल्स कार्य बाद चलाती समय मात्रक शक्ति का SI मात्रक वाट W होता है। अन्य विकल्पों की व्याख्या: संवेग किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। ये बल और समय के गुणनफल के बराबर होता है। बल किसी वस्तु की गति की स्थिति को बदलने या बदलने की कोशिश करने की माप है। ऊर्जा किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है। चित्र: शक्ति कार्य और समय के बीच संबंध दर्शाता हुआ एक चित्र। नोट्स: शक्ति एक अदिश राशि है जिसका मतलब है कि इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। शक्ति का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है जैसे कि इंजीनियरिंग, भौतिकी और दैनिक जीवन में। उच्च शक्ति वाले उपकरण कम समय में अधिक कार्य कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी: शक्ति को अश्वशक्ति हॉर्स पावर में भी मापा जा सकता है। एक अश्वशक्ति लगभग 746 वाट के बराबर होती है। निष्कर्ष: कार्य को करने की दर को शक्ति कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। क्या आप प्रश्न: रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। 18 वोल्ट इक्वल्स अंडरस्कोर गुणा 3 ओम। उत्तर: 1.6 एम्पियर। विस्तृत व्याख्या: हम जानते हैं कि ओम का नियम निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है। V इक्वल्स I गुणा R, जहां V इक्वल्स विभवांतर, वोल्ट में, I इक्वल्स विद्युत धारा, एम्पियर में
R इक्वल्स प्रतिरोध ओम में हमारे पास दिया गया है V इक्वल्स 18 वोल्ट, R इक्वल्स 3 ओम। अब हमें I विद्युत धारा ज्ञात करनी है। ऊपर दिए गए समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करके हम प्राप्त करते हैं I इक्वल्स V/R। अब मान रखने पर I इक्वल्स 18 वोल्ट 3 ओम, I इक्वल्स 6 एम्पियर। अतः रिक्त स्थान में 6 एम्पियर भरना होगा। चित्र ओम के नियम का एक चित्र। नोट्स ओम का नियम विद्युत परिपथों में वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को बताता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और इसका उपयोग विद्युत परिपथों के विश्लेषण में किया जाता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अतिरिक्त जानकारी ओम का नियम केवल ओमिक प्रतिरोधों के लिए लागू होता है। कुछ सामग्री जैसे कि डायोड और ट्रांजिस्टर ओमिक प्रतिरोध का पालन नहीं करते हैं। निष्कर्ष इस प्रश्न में हमें ओम के नियम का उपयोग करके विद्युत धारा की गणना करनी थी। क्या आप ओम के नियम या प्रश्न जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? उत्तर 4 दिशा। विस्तृत व्याख्या जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। भले ही वस्तु का वेग चाल समान हो, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि वस्तु के वेग का सदिश होता है, जिसका मतलब है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अन्य विकल्पों की व्याख्या द्रव्यमान द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है और ये वस्तु की गति की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। संवेग संवेग किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो उसका वेग बदलता रहता है, इसलिए उसका संवेग भी बदलता रहता है। गति गति किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय के अनुपात को कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की गति समान रहती है। चित्र एक वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु का चित्र जिस पर वेग सदिश दिखाया गया है। नोट्स वृत्तीय गति में वस्तु पर लगने वाला बल केंद्र की ओर होता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल वस्तु को वृत्तीय पथ पर बनाए रखता है। एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का त्वरण शून्य नहीं होता है क्योंकि इसकी दिशा लगातार बदल रही होती है। अतिरिक्त जानकारी वृत्तीय गति के उदाहरणों में पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाना आदि शामिल हैं। निष्कर्ष जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से गति करती है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। क्या आप वृत्तीय गति या अन्य प्रकार की गति के बारे में और जानना चाहते हैं? आप अभिकेंद्रीय बल के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? प्रश्न किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? उत्तर 4 हिमांक। विस्तृत व्याख्या हिमांक वह तापमान है जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है। यह एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है क्योंकि इसमें तरल के अणुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना होता है ताकि वे ठोस जालक बना सकें। अन्य विकल्पों की व्याख्या क्वथन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव गैस में बदल जाता है। यह हिमांक की तुलना में तेजी से होता है क्योंकि द्रव के अणुओं को अपनी स्थिति से मुक्त होने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस द्रव में बदल जाती है। यह भी हिमांक की तुलना में तेजी से होता है। वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें द्रव की सतह से अणु गैस की अवस्था में बदल जाते हैं। यह भी हिमांक की तुलना में तेजी से होता है। चित्र हिमांक, क्वथन, संघनन और वाष्पीकरण की प्रक्रियाओं को दर्शाता एक चित्र। नोट्स हिमांक, क्वथन, संघनन और वाष्पीकरण सभी भौतिक परिवर्तन हैं जिनमें पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, लेकिन पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। हिमांक तापमान पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। हिमांक को प्रभावित करने वाले कारक दबाव और अशुद्धियां हैं। अतिरिक्त जानकारी हिमांक को गलनांक भी कहा जाता है। हिमांक और क्वथनांक के बीच का तापमान अंतर पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। निष्कर्ष किसी तरल की समान मात्रा के लिए हिमांक प्रक्रिया सबसे धीमी होगी क्योंकि इसमें तरल के अणुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने में अधिक समय लगता है। क्या आप हिमांक, क्वथनांक या अन्य भौतिक परिवर्तनों के बारे में और जानना चाहते हैं? आप विभिन्न पदार्थों के हिमांक के बारे में जानना चाहते हैं? प्रश्न 20 किग्रा भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? मान लें G = 10 वर्ग मीटर प्रति सेकंड। उत्तर 1400 जूल। विस्तृत व्याख्या कार्य का सूत्र कार्य इक्वल्स बल गुणा विस्थापन गुणा कॉस थीटा। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर उठाई जाती है तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए थीटा = 0 डिग्रीज और कॉस थीटा = 1 होता है। इसलिए कार्य इक्वल्स बल गुणा विस्थापन दिया गया है। द्रव्यमान m = 20 किग्रा, गुरुत्वीय त्वरण G = 10 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड, विस्थापन h = 2 मीटर, बल F की गणना बल इक्वल्स द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण F = m गुणा G, F = 20 किलोग्राम्स गुणा 10 मीटर्स पर स्क्वायर।
सेकेंड, F इक्वल्स 200 न्यूटन। कार्य की गणना। कार्य इक्वल्स बल गुणा विस्थापन। कार्य इक्वल्स 200 न्यूटन गुणा 2 मीटर। कार्य इक्वल्स 400 जूल। अतः गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य 400 जूल है। चित्र, एक वस्तु को ऊपर उठाते हुए एक व्यक्ति का चित्र। नोट्स, कार्य एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक जूल है। कार्य किया जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे किसी दूरी तक विस्थापित किया जाता है। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो कार्य धनात्मक होता है। यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो कार्य ऋणात्मक होता है। अतिरिक्त जानकारी। ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसी भी विलगित निकाय में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रश्न में जब हम वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो हम उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। यह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। क्या आप कार्य, ऊर्जा या बल के बारे में और जानना चाहते हैं? आप विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के बारे में जानना चाहते हैं? आप ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? आप शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं? बस मुझे बताएं और मैं आपकी मदद करूंगा। प्रश्न, अधातु ऑक्साइड आम तौर पर होते हैं। उत्तर 1, अम्लीय। विस्तृत व्याख्या। अधातु ऑक्साइड जब एक अधातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो बनने वाला यौगिक अधातु ऑक्साइड कहलाता है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आदि। अम्लीय प्रकृति। अधिकांश अधातु ऑक्साइड पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। अन्य विकल्पों की व्याख्या। उभयधर्मी। कुछ ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोष्टक Al2O3। उदासीन। उदासीन ऑक्साइड न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय। क्षारीय धातु ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय होते हैं। चित्र, एक चित्र जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑक्साइडों को दिखाया गया है, जैसे कि अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी। नोट्स, अधातु ऑक्साइडों के जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अधातु ऑक्साइड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अतिरिक्त जानकारी। कुछ अधातु ऑक्साइड जैसे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 पानी में अघुलनशील होते हैं। अधातु ऑक्साइड का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि उर्वरक निर्माण, कांच निर्माण आदि। निष्कर्ष, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। जब वे पानी में घुलते हैं तो वे अम्ल बनाते हैं। क्या आप अधातु ऑक्साइड या अन्य प्रकार के ऑक्साइडों के बारे में और जानना चाहते हैं? आप विभिन्न अधातु ऑक्साइडों के उदाहरण दे सकते हैं। आप अधातु ऑक्साइडों के उपयोग के बारे में जानना चाहते हैं? आप अम्ल और क्षार। प्रश्न, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? उत्तर, एक माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास। विस्तृत व्याख्या। इम्प्लांटेशन यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें निषेचित अंडाणु जिगोट गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है और गर्भावस्था की शुरुआत होती है। प्रक्रिया, जब शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो एक जिगोट बनता है। यह जिगोट कई बार विभाजित होता है और एक छोटी सी गेंद जैसी संरचना बन जाती है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यह ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में पहुंचता है और गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है। इसी प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। महत्व। इम्प्लांटेशन गर्भावस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह भ्रूण को माता के शरीर से पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करता है। चित्र, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया दर्शाने वाला एक चित्र। नोट्स, इम्प्लांटेशन आमतौर पर निषेचन के लगभग 6-12 दिन बाद होता है। इम्प्लांटेशन के बाद भ्रूण का विकास शुरू होता है और ये धीरे धीरे एक बच्चे में विकसित होता है। कुछ महिलाओं में इम्प्लांटेशन नहीं होता है, जिसके कारण गर्भपात हो सकता है। अतिरिक्त जानकारी। इम्प्लांटेशन के दौरान महिलाओं को कुछ लक्षणों का अनुभव हो सकता है, जैसे कि थकान, मतली, उल्टी आदि। इम्प्लांटेशन की पुष्टि के लिए गर्भावस्था परीक्षण किया जा सकता है। निष्कर्ष, इम्प्लांटेशन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जो गर्भावस्था की शुरुआत करती है। यह प्रक्रिया निषेचित अंडाणु को गर्भाशय की दीवार से जोड़ने की प्रक्रिया है। क्या आप इम्प्लांटेशन या गर्भावस्था के बारे में और जान? प्रश्न, एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5.0 गुणा 10 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुणा 10 मीटर सेकेंड की गति से चलता है। समतुल्य विद्युत धारा क्या है? विद्युत आवेश इक्वल्स 1.6 गुणा 10 C। उत्तर 311.2 मिलीएम्पियर्स। विस्तृत व्याख्या। विद्युत धारा I किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को कहते हैं। इसे निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जाता है। I इक्वल्स Q/T, जहां I इक्वल्स विद्युत धारा एम्पियर में, Q इक्वल्स आवेश कूलॉम्ब में, T इक्वल्स समय सेकेंड में। दिए गए प्रश्न में आवेश Q इक्वल्स 1.6 गुणा 10 C, इलेक्ट्रॉन का आवेश, त्रिज्या R इक्वल्स 5.0 गुणा 10 मीटर,
वेग v इक्वल्स 2.2 गुणा 10 मीटर सेकेंड। समय काल t ज्ञात करना, एक चक्कर लगाने में लगा समय इक्वल्स परिधि बटाए वेग t इक्वल्स 2 पाई r बाई वी। t इक्वल्स 2 गुणा 3.14 गुणा 5.0 गुणा 10 मीटर बटे 2.2 गुणा 10 मीटर बटे सेकेंड। t 1.42 गुणा 10 सेकेंड। विद्युत धारा I की गणना, I इक्वल्स QT, I इक्वल्स 1.6 गुणा 10 C बटे 1.42 गुणा 10 सेकेंड। I 1.12 गुणा 10 घन एम्पियर। I 11.2 मिली एम्पियर MA। अतः समतुल्य विद्युत धारा 11.2 मिली एम्पियर है। चित्र, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा और गति को दर्शाता हुआ एक चित्र। नोट्स, यह प्रश्न विद्युत धारा के मूलभूत सिद्धांत और वृत्तीय गति के सूत्रों पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के कारण एक छोटा सा विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इस प्रश्न में हमने मान लिया है कि इलेक्ट्रॉन एक पूर्ण वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। अतिरिक्त जानकारी, विद्युत धारा की दिशा को परंपरागत रूप से धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में माना जाता है, जबकि वास्तव में धातुओं में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होती है, जो कि धनात्मक आवेश की दिशा के विपरीत होती है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं क्वांटित होती हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। क्या आप विद्युत धारा, परमाणु संरचना या प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में से ई का एल्यूमीनियम की जगह लेता है? उत्तर 2 गैलियम। विस्तृत व्याख्या, ई का एल्यूमीनियम मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। उन्होंने कुछ तत्वों के लिए स्थान खाली छोड़ दिए थे और इन स्थानों पर आने वाले तत्वों के गुणों का अनुमान लगाया था। एल्यूमीनियम के अगले समूह में आने वाले तत्व को उन्होंने ई का एल्यूमीनियम का नाम दिया था, गैलियम। बाद में जब गैलियम की खोज हुई तो पाया गया कि इसके गुण मेंडेलीव द्वारा ई का एल्यूमीनियम के लिए बताए गए गुणों से मिलते जुलते हैं, इसलिए गैलियम को ही मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ई का एल्यूमीनियम के स्थान पर रखा गया। चित्र, मेंडेलीव की आवर्त सारणी का एक भाग जिसमें एल्यूमीनियम और गैलियम को दिखाया गया हो। नोट्स, ई का शब्द का अर्थ होता है एक के बाद वाला। मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कई अन्य तत्वों के लिए भी इसी तरह के अनुमान लगाए थे, जिन्हें बाद में खोजे गए तत्वों द्वारा सही साबित किया गया। मेंडेलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के गुणों को समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी, मेंडेलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के आवर्ती गुणों को समझने में मदद की। आवर्त सारणी में तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों, आवर्त और ऊर्ध्वाधर स्तंभों समूह में व्यवस्थित किया जाता है। एक ही समूह के तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। निष्कर्ष, गैलियम तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ई का एल्यूमीनियम के स्थान पर आता है, क्योंकि इसके गुण मेंडेलीव द्वारा ई का एल्यूमीनियम के लिए बताए गए गुणों से मिलते जुलते हैं। क्या आप मेंडेलीव की आवर्त प्रश्न, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH स्तर कितना होने की संभावना है? उत्तर 4-6। विस्तृत व्याख्या, pH स्तर किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के लिए pH स्तर का उपयोग किया जाता है। pH पैमाना 0 से 14 तक होता है। अम्लीय विलयन pH मान 7 से कम वाले विलयन अम्लीय होते हैं। क्षारीय विलयन pH मान 7 से अधिक वाले विलयन क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयन pH मान 7 वाला विलयन उदासीन होता है। लिटमस पेपर, यह एक प्रकार का संकेतक है जिसका उपयोग विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता जांचने के लिए किया जाता है। नीला लिटमस लाल रंग में बदल जाता है जब इसे अम्लीय विलयन में डुबोया जाता है। चित्र, एक चित्र जिसमें नीला लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में डुबोने पर लाल रंग में बदलते हुए दिखाया गया हो। नोट्स, pH मान जितना कम होगा विलयन उतना ही अम्लीय होगा। pH मान जितना अधिक होगा विलयन उतना ही क्षारीय होगा। अम्लीय विलयन खट्टे स्वाद के होते हैं जबकि क्षारीय विलयन कड़वे स्वाद के होते हैं। अतिरिक्त जानकारी, pH मीटर का उपयोग करके pH मान को अधिक सटीकता से मापा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के संकेतक होते हैं जो विभिन्न pH रेंज में रंग बदलते हैं। निष्कर्ष, जब नीला लिटमस लाल रंग में बदल जाता है तो इसका मतलब है कि विलयन अम्लीय है और इसका pH मान 7 से कम होगा। दिए गए विकल्पों में से 6 सबसे उपयुक्त उत्तर है। क्या आप pH स्तर,